मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हम हिंदी में हमारा अध्याय 4 कर रहे थे, उन्नति का साधन। उसके हम प्रश्न उत्तर कर चुके थे। आज हम करेंगे उसकी भाषा अध्ययन। तो भाषा अध्ययन में हमारा सबसे पहला भाग है, भाग क्या है? वर्ण विच्छेद कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं। इसमें वर्ण विच्छेद का मतलब होता है वर्णों को अलग अलग करके लिखना। जब हम हिंदी में कोई भी शब्द लिखते हैं तो उनके साथ हमेशा स्वरों के स्वर होते हैं। जैसे हम व्यंजन लिखते हैं क ख ग, तो उनके साथ मात्राएं लगी हुई होती है कुछ, और वो मात्रा होती है स्वर की। तो इसमें जो शब्द दे रखे हैं उसमें से स्वर और व्यंजन को अलग कर करके लिखना है। तो इसमें सबसे पहला हमारा शब्द है विकास। अब विकास में पहले सबसे पहले व क्या आएगा? सबसे पहले व के नीचे ये हलंत बोलते हैं इसको, यानी कि आधा व है इसका। और व के अंदर किसकी मात्रा मिली हुई है? ई की मात्रा। तो आप क्या लिखेंगे? व प्लस ई, छोटा ई है तो आप ये लिख देंगे व ई क के आगे आ की मात्रा है, तो क में क्या मिला हुआ है? आ। व ई क आ। आगे है हमारा स के जो व्यंजन जितने भी है उसमें सभी में लास्ट में स्वर मिला होता है ए। जैसे कै से लेके क ख ग, आगे हम जितना भी पढ़ेंगे श्र तक सभी में हमारा मिला होता है ए। तो इसमें कोई मात्रा नहीं दे रखी, इसलिए स में सिर्फ हम क्या ऐड कर देंगे? ए। उसी तरह जैसे अध्ययन, इसमें भी आप कर लेंगे ऐसे ही। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया है ना, उसी तरह आपको ये सभी अपनी बुक में फिल करनी है। दोबारा से बता देते हैं एक बार। जो ये शब्द दे रखा है उसको हमें क्या करना है? इनमें स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना है। स्वरों को हम लिखते हैं मात्राओं के साथ, और जिस व्यंजन में कोई मात्रा नहीं हो उसमें सभी में हमारा ए साथ में जुड़ा हुआ होता है, इसलिए विकास का लिखेंगे व ई क आ स अ। आगे उसके बाद ख भाग है हमारा। निम्नलिखित शब्दों का उनके समान अर्थों वाले शब्दों से मिलान कीजिए। यानी कि ये शब्द दे रखे हैं और समान अर्थ होता है जिसका मतलब सेम ही अर्थ हो, तो इन वाक्यों को उनके साथ मैच करना है। अब इसमें अभाव क्या होता है? कमी। तो अब हम इसको मैच कर रखा है, करके दिखा रखा है। उसके बाद होता है शिथिल। शिथिल क्या होता है? शिथिल का मतलब होता है ढीला। शिथिल का मतलब क्या होता है? ढीला। तो आप इसको मैच कर देंगे ढीला के साथ। उसके बाद काया होती है शरीर। काया क्या होती है? शरीर। उसके बाद है भ्रमण का इसमें क्या आएगा? घूमना। भ्रमण का मतलब क्या होता है? घूमना। उसके बाद है विपत्ति क्या होती है? समस्या। विपत्ति क्या होती है? समस्या। उसके बाद होता है क्षमा, और क्षमा क्या होती है? माफ़ी। तो इस तरह आपको सभी अपनी बुक में ये मैच कर देने हैं। उसके बाद हमारा ग भाग है। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम अथवा क्रिया शब्दों का सही रूप में प्रयोग कर वाक्य पूरा कीजिए। सर्वनाम होते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर हम यूज़ करते हैं, और क्रिया होती है कोई भी काम। तो यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ शब्द दे रखे हैं जो क्रिया हो सकते हैं या सर्वनाम हो सकते हैं, उसका हमें अच्छे से यूज़ करना है। फिलअप्स दे रखा है। इसमें है डैश व्यायाम अवश्य करना चाहिए। अब इसमें दे रखा है शब्द हम से हम क्या बनाएंगे? व्यायाम करना चाहिए। हम व्यायाम करना चाहिए तो गलत हो जाएगा, तो हमसे क्या बनाएंगे? हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। उसके बाद सेकंड है प्रतिदिन घूमना चाहिए। आपसे क्या बनेगा? आपसे बनेगा आपको प्रतिदिन घूमना चाहिए। उसके बाद तीसरा है मैंने अपना कार्य स्वयं करना से क्या है? मैंने अपना कार्य करना से करना चाहिए, किया, करूँगा, ये बनेंगे। तो इसमें मैंने अपना कार्य स्वयं किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? किया। भाई मैंने अपना काम खुद किया है। इसके बाद अगला भाग है हमारा बच्चों ने दिन में अध्ययन नहीं। आगे इसमें लिख रखा है करना। अब करना से क्या आएगा? बच्चों ने दिन में अध्ययन नहीं किया। उसके बाद पांचवा है डैश पाचन शक्ति ठीक है। वहाँ पे लिख रखा है इसने वे यानी कि किसी तीसरे आदमी का जिक्र गया। वो ना तो मैं हूँ, ना मेरे सामने जो बैठा है आप है या तुम हो, किसी तीसरे प्रश्न का जिक्र किया है, तो वे की जगह वहाँ क्या आ जाएगा? उनकी पाचन शक्ति ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया बताइए। अब सवाल ये आता है कि अकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया क्या होती है।
यानी कि जिन वाक्यों में कर्म होता है वो होती है सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म नहीं होता वो होती है अकर्मक क्रिया। अब ये होता है कि अब हमें नहीं पता कि कर्म क्या होता है। सबसे पहले सवाल आता है कर्म। कर्म को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम जब कोई वाक्य दे रखा है उसमें हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे बच्चा पढ़ने लगा, अब हम पढ़ने लगा की जगह आप ये लिखेंगे बच्चा क्या पढ़ने लगा। अब हमें ये तो पता है बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि बच्चा क्या पढ़ रहे हैं। अगर मैं उस वाक्य में क्या लगा के प्रश्न करती हूँ और हम जवाब मिल जाता है तो वहाँ पे होती है हमारी सकर्मक क्रिया। अब जैसे देखो, इसमें बच्चा पढ़ने लगा, मैं पूछती हूँ बच्चा क्या पढ़ने लगा, हमें नहीं पता क्या पढ़ने लगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगी हमारी अकर्मक क्रिया। अब दूसरा है विवेक ने गाना गाया। अब मैं पूछती हूँ विवेक ने क्या गाया, हमें पता है विवेक ने क्या गाया था, गाना। अब यहाँ पे क्या लगाने पर हमें जवाब मिल रहा है, तो ये हो जाएगी हमारी सकर्मक क्रिया। ऊपर वाले में हमें कोई जवाब नहीं मिला, बच्चा पढ़ने लगा, हमें नहीं पता क्या पढ़ने लगा, तो वहाँ पे आ जाती है हमारी अकर्मक क्रिया। अब दूसरा है अपूर्व ने निबंध लिखा। अब मैं फिर इसमें वही सवाल करती हूँ, अपूर्व ने क्या लिखा, हमें पता है क्या लिखा है, निबंध, तो इसमें कर्म है, तो अपूर्व ने निबंध को लिखा, तो ये हो जाएगी हमारी सकर्मक क्रिया। अब फोर्थ है रीता रोई। अब हम ये थोड़ी पूछ सकते हैं रीता क्या रोई, इसलिए इसमें कोई जवाब नहीं आ रहा हमारा, तो ये हो जाएगी हमारी अकर्मक क्रिया। तो यानी कि जहाँ क्या लगाने पर हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है वो हो जाती है हमारी सकर्मक क्रिया, और जिसमें हमें उत्तर नहीं मिलता वो होती है हमारी अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब उसके बाद है घ भाग है हमारा, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। यानी कि जो यहाँ शब्द दे रखे हैं उसके लिए कोई एक शब्द लिखना है हमें। तब ईश्वर में आस्था रखने वाला कौन होता है, ईश्वर में आस्था रखने वाला, इसको बोलेंगे हम आस्तिक। कौन होता है ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो वो हो जाएगा नास्तिक, जो ईश्वर को यानी कि भगवान को ना मानता हो। उसके बाद है जो कठिनाई से मिले, जो कठिनाई से मिले उसको बोल सकते हैं दुर्लभ या दुष्प्राप्य, तो इसमें हम यहाँ लिख देंगे दुर्लभ। और जो आसानी से मिल जाए वो हो जाएगा हमारा सुलभ। क्या हो जाएगा, सुलभ। जहाँ जाना कठिन हो तो इसका आ जाएगा दुर्गम। क्या आ जाएगा इसका, दुर्गम। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।